मैंने अपनी पत्नी को पेप्सी में जहर डालकर दिया और कहा कि इसे पी लो। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों की पसंद की थी। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए पेप्सी में जहर डालकर उसे दे दिया और खुद घर से बाहर बाजार की तरफ निकल गया। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था कि तभी अचानक मेरे पापा का फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं, तुम जल्दी से घर आओ, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मेरा नाम रिहान है। मैं शहर में जॉब करता था और मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर शादी करने के लिए घर आया था। आज मेरी शादी को 2 हफ्ते हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह 2 हफ्ते नहीं बल्कि कई साल हो गए हों। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक लम्हा ये रिश्ता घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे पापा ने अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि वह उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे, और आज उन्होंने अपना यह वादा पूरा कर दिया था, अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके। मेरी पत्नी मुझसे उम्र में 1 साल छोटी थी और देखने में भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसका नाम राधा था। मैं गुस्से में घर से निकलने लगा तो राधा मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस ना जाइए। मेरी पत्नी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी जहर लग रहा था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने से कहीं चली जाए, जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। लेकिन यह तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी, तो वह तो यह घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था, क्योंकि शहर में ही मैं जॉब करता था। मैंने अपने पापा के कहने पर जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन राधा से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कह दिया था, इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल और ज्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी यह काली सी बदसूरत सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। राधा की बात सुनकर मैं उसका मुंह ताकता रह गया था। मुझे मन ही मन हंसी आ गई थी कि काली कलूटी बदसूरत सी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने कैसे देख सकती है। खैर, इसमें राधा की भी गलती नहीं थी। ये सपना शायद मेरी वजह से ही देख रही थी, क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और मैं सुहागरात राधा के साथ मना चुका था। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। यही मेरी गलती हुई थी। लेकिन अब मैं राधा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, तो वह दोनों मेरे पास आ गए और वहां मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही तो हुआ है और तुम बहू को छोड़कर जा रही हो। मैं पापा की बात सुन रहा था, क्योंकि मैं पापा का बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पापा मेरी बहुत तारीफ करते थे कि मैं उनकी सारी बात मानता हूँ, और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी और फिर मजबूरन पापा ने मुझे घर से जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर गर्व होने लगा। मैं जब घर से निकला तो राधा छत पर कपड़ा डालने गई थी। मैं उसे बताए बगैर ही घर से निकल आया और खुले माहौल में सांस ली। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर का चकाचौंध अच्छा लगता था। वैसे तो मैं अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गांव तो बस नाम के लिए कभी कभी आता था। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को यह पता चल जाता कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या काम करता है, तो बेचारे तो भगवान के प्यारे हो जाते। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, तो मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली चमक दमक से दूर पत्नी मुझे नहीं चाहिए थी। यह शहर में एक से एक बढ़कर एक हसीनाएं और लड़कियां मेरी दोस्त थी। तभी तो मुझे गांव की वह काली और अनपढ़ लड़की एक आंख नहीं सुहाती थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वाले भी मेरे आगे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ
कोई स्मगलर तो क्या, पुलिस भी आँख उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, मैं एक जाना-माना और बहुत बड़ा क्रिमिनल था। राधा को भुलाकर मैं अपने काम में बिज़ी हो चुका था। एक दिन की बात है, जब मैं भेष बदलकर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूँढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की लड़कियाँ और लड़कों को मैं अपने काम में फँसाता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वह पैसे कमाए और अपने माता-पिता का सहारा बने। मैं लड़के-लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफ़र करता था। मैंने बहुत सारे लड़के-लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। हमेशा की तरह उस दिन भी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। वह देखने में गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था। उसके जूते भी फटे-पुराने थे। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख-चीख कर सुना रही थी। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फँसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियाँ गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं अपनी सीट से उठा और उससे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। वह लड़की मेरी बात सुनते ही गुस्से में भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए। तुम लोग बस लड़की को सीट ऑफर कर दो और उससे बातचीत शुरू कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सहारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे उसकी यह बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि यह मेरे बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूम गया था और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता था, जिस स्टेशन से वह लड़की गाड़ी लेती थी, और मैं भी उसके पीछे-पीछे उसी डिब्बा में चढ़ जाता था। उस लड़की से बात करने का कोई न कोई बहाना तलाश करता रहता। मैंने अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके एक ही कमरे का मकान था। वह अपने बूढ़े माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम शिवानी था। उसके कॉलेज का भी पता लगाया लिया था। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा बिज़ी हो गया और शिवानी के साथ ट्रेन में नहीं गया, और मुझे कुछ खाली-खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि शिवानी की पल-पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो शिवानी की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ खड़े-खड़े बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही खत्म हो गई थी। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया। नंबर देकर मैं वहां से उठा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार-बार शिवानी को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन मेरे बहुत ही बिजी निकले थे और इस बीच शिवानी को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार-बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक ही शिवानी की सहेली की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद ही शिवानी की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट कर बिखर गया था। वह अपनी सहेली को शादी में इनवाइट की थी। तभी उसने फौरन मुझे कॉल करके बता दिया। मैं गम और गुस्से के अजीब से दो राह पर खड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि मैं शिवानी से प्यार करने लगा हूँ। मुझे अपनी हालत पर खूब हंसी आई थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, और शिवानी की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को भिजवाकर शिवानी को उसके घर से उठा लिया था और मैंने उसे अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। मैंने अपने आदमियों को सख्ती से बोल दिया था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी ज़िम्मेदारी थी और मैं उसको आज भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल शिवानी को देखने के लिए तड़प रहा था, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। 2 दिन और 2 रात अपने घर पर रहकर उसे सुरक्षित उसके घर पहुँचा दिया था। वह मेरे यहाँ जैसे आई थी वैसे ही मासूम वापस चली गई थी। शिवानी की मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि शिवानी के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी चालाकी के साथ कर रहा था। यह मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वह मेरे खिलाफ सबूत खोजने में नाकाम थी।
फिर मैं शिवानी की गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने बड़ी चालाकी से शिवानी के पापा से दोस्ती कर ली थी। वह सीधा-साधा आदमी था। उससे बातचीत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब शिवानी के पापा से मेरी बातचीत होने लगी थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि शिवानी का मंगेतर ही घर के सारे खर्च किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से जलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई थी और मैंने शिवानी के घर राशन डलवा दिया था। शिवानी के पापा ने बहुत मना किया, मगर मैंने भी कह दिया कि मुझे अपना ही बेटा समझे और इस तरह से मैं शिवानी के पापा से जान-पहचान करके उनके घर तक भी पहुंच चुका था। मैं शिवानी के घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन शिवानी को पता चल चुका था कि मैंने उसका किडनैप करवाया था। इसलिए वह मुझसे नाराज थी और बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने शिवानी के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े माँ-बाप को डॉक्टर के पास ले जाता, तो कभी उसके घर ज़रूरी सामान लाकर रख देता। मेरी इस मेहरबानियों की वजह से शिवानी ने मुझसे माफ़ी माँग ली। मैंने कहा कि इंसान को कभी-कभी गलतफ़हमी हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता, तो वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाकर लाती और इस तरह धीरे-धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। कभी-कभी हम घूमने के लिए बाहर चले जाया करते थे। कभी-कभी महँगे होटलों में मैं उसे खाना भी खिला देता था और साथ में मूवी भी देखने जाते थे और उसे खूब सारी शॉपिंग भी कराता था। महँगे-महँगे ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी, साथ ही सैंडल्स भी दिलाता था और दुनिया जहाँ की चीज़ें भी दिलाता था और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होता था, क्योंकि यह सब करने से मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। शिवानी की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महँगे कपड़े और ज्वेलरी में उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई थी। शिवानी का झुकाव भी मेरी तरफ था। सरल शब्दों में मैं उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर चुका था और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब मैंने शिवानी के पापा से उसका रिश्ता माँगा था और शिवानी के पापा को भी इतने अच्छे से रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। शिवानी ने भी हाँ कर दी थी, मगर न जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी की खबर हो गई, जबकि मैंने आज तक उसे राधा के बारे में नहीं बताया था और वह सारा दिन रोती रहती थी। उसके आँसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि राधा हमारे रास्ते का काँटा नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था और वह सीधी-सादी लड़की है। वह गाँव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर शिवानी किसी भी तरह नहीं मानी और शिवानी ने शर्त रखी कि मैं जब तक राधा को तलाक नहीं दूँगा, तो वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं राधा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया, तो मेरे मम्मी-पापा मर जाएँगे। तो शिवानी ने कहा, फिर तुम कुछ ऐसा करो कि खुद राधा छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब छोड़-छाड़ कर दोबारा गाँव जाना पड़ा। मम्मी-पापा और राधा मेरे गाँव आने पर बहुत खुश थे, लेकिन मेरा रवैया राधा के साथ बहुत ही कठोर था। बात-बात पर मैं उसको जलील करता था, उसे ताने देता, मगर वह मेरी किसी भी बात का पलट कर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आँसू बहाती रहती थी। उसकी काली करोटी शक्ल मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं उसको उसकी काली रंगत के ताने ज़रूर देता था। उससे कहता कि तुम्हारी काली रंगत ने ही मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ से मेल है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजला सवेरा। राधा की आंखों में आंसू भर आते थे और वह मुझे देखने लगती थी। उसके आंसुओं से पल भर के लिए तो मुझ पर कुछ असर होता था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता? मैं तो शिवानी के इश्क में पागल हो चुका था। मैंने राधा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था और अब तो नौबत मार-पीट पर आ गई थी। मैंने राधा पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह एक शब्द भी नहीं कहा करती थी। मुझे राधा की ढिठाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वह बहुत ही सख्त जान पड़ती थी। मैं जितना उससे दूर भागता, वह उतना ही मुझ पर मरती थी। मेरी ज़िंदगी में अगर शिवानी ना होती तो शायद अब तक मैं राधा की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता। मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था। तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं जल्द से जल्द शिवानी के पास जाना चाहता था।
उसकी खूबसूरत और प्यारी सी सूरत मुझे बहुत याद आती थी। गांव आए हुए मुझे पूरा 1 महीना हो चुका था और इससे मेरे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मैं शिवानी के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था कि थोड़ा सब्र कर लो और सारे हालात बताता रहता था। यह भी बताता कि राधा किसी भी तरह मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करेगी। वह मेरी मार पिटाई तक सहती रहती है। और फिर शिवानी ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। शिवानी ने मुझे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है, यह खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी ही सुनाऊंगा। और यह कहकर मैंने फोन तो रख दिया था। सुबह हो चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली तो राधा बेड पर नहीं थी। मैंने घर में हर जगह ढूंढा, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। फिर मैं छत पर गया तो वह उधर ही बैठी हुई थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उस समय मैंने उससे बड़े ही प्यार से बातें की थी और पूछा क्या हुआ राधा। मेरे पूछने पर वह बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी, मगर अपने होठों पर कोई सिकवा नहीं लाई थी। मैंने कहा राधा मैं बहुत बुरा हूं ना। मेरे शब्दों में बनावट की मोहब्बत भरी हुई थी और मेरी इस मोहब्बत पर वह तड़प कर रह गई थी और कहने लगी बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी जिंदगी को नरक बना दिया है। जब आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बस पत्नी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं, बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझसे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वहाँ कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ होता है। राधा दिल की बहुत साफ लड़की थी। मैंने राधा के आंसू पोंछते हुए कहा अच्छा यह सब छोड़ो, आज गर्मी बहुत है। कोल्ड ड्रिंक में क्या पीना पसंद करोगी? उसने पेप्सी का नाम लिया तो मैं मुस्कुरा दिया और कहा चलो कल सुबह ला दूंगा। एक पल को मेरा दिल तो चाहा कि समय यही ठहर जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेना पड़े, मगर मेरी नजरों के सामने शिवानी का चेहरा आ गया। मैं शिवानी के बिना नहीं रह सकता था और शिवानी को पाने के लिए मुझे यह कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैं कुछ देर राधा के पास बैठने के बाद राधा से कहा चलो नींद आ रही है। फिर हम दोनों नीचे अपने कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह मैं बाहर गया और वहां से मैं राधा के लिए पेप्सी ले आया और घर वापस आने लगा। रास्ते में मैंने उस कोका कोला में जहर मिला दिया। ऐसा करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था, मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक न चलने दी। वह मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने झूठी मोहब्बत जता पेप्सी का गिलास राधा के सामने रखा और कहा इसे पी लो। उसने मेरे सामने ही पेप्सी पी लिया। जब मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहर वाली पेप्सी पी कर तो राधा मर जाएगी, तो मैं भी उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने राधा को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफर पर निकल पड़ा। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वह अब निकल जाएगा। मगर न जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं शिवानी को कॉल करके अपने आने के बारे में पहले से बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अचानक ही उसके घर पहुंचकर मैं उसे सरप्राइज देने का सोचा था। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी, क्योंकि वह फ्लैट भी मैंने ही राधा को खरीद कर दिया था। मैंने उस फ्लैट पर पहुंच कर चुपके से दरवाजा खोला और उस घर में दाखिल हो गया। लेकिन यह क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वह बहुत खामोशी थी। तभी मैंने शिवानी को देखा। एक कमरे से निकली थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और शिवानी के हाथ में मिठाई थी। वह मुझे देखकर मुझसे कहने लगी आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, यह मिठाई खाओ। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर बौखला गया था। जब से मैंने उसे फोन किया था कि पेप्सी में जहर दे दिया है, तभी से यह तैयारी में लगी हुई थी और खुशियां मना रही थी। उसने कहा मेरी तरफ से मुंह तो मीठा करो। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर शिवानी के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठा कर रखा लिया था। वह मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई, या उसे काफी देर हो गई। और जब न लौटी तो मैं उसके कमरे की तरफ चला गया और मैंने जब दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कमरे के अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज आ रही थी। शिवानी उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी राहुल जी आप चिंता ना करें, रिहान का पक्का इंतजाम कर दिया है। मिठाई में जहर मिलाकर मैंने उसको खिला दिया है।
और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया है। वह क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था? मुझे किसने मेरी शादी की रात में अगवा किया था? मेरा मुजरिम राहुल ही तो है। वह तो भगवान की कृपा है जो। राहुल जी, आपने मेरे पर विश्वास किया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा ही करती रहूंगी। शिवानी की बातें सुनकर मुझ में वहां खड़े होने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं दबे पाँव वहां से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आई और मेरी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही हैं और वह तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे अब अपनी पत्नी गलती का एहसास हो गया था। धोखा तो मुझे भी दिया गया था। मेरी हालत खराब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि राधा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप उठी थी और फिर राधा कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ राधा? राधा ने रो रो कर कहा, मैंने आपकी अलमारी की तलाशी की थी। मुझे आपके गलत काम के बारे में सब कुछ सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा उसकी सब बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं ऐसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी। इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ। और आपको इस दलदल से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूं। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचने वाली है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। राधा की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही राधा एकदम जमीन पर गिर पड़ी थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। राधा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 48 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने राधा की जिंदगी की भीख मांग रहा था। फिर मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा देखा था और सबसे पहले मैंने राधा के बारे में पूछा था। भगवान की कृपा हुई थी और राधा बच गई थी। जब कुछ मैं संभला तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में मैं दिन रात भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफी मांगता था। मुझे पूरे 10 साल की सजा हुई थी। 10 साल के बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सजा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं राधा मुझे माफ करेगी भी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया था। घर के अंदर से राधा की बहुत सी प्यारी सी आवाज आ रही थी। वह माँ से कह रही थी, मेरी माँ से, माँ जी, आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। कभी भी अपने बेटे को किसी से कम मत समझना। जब वहां आएंगे तो देखिएगा कितने नेक इंसान बनकर आएंगे। वह अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन अब हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। मुझसे अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया और राधा की जुड़वा बेटी अपनी माँ के पास बैठे हुए थे। मैं राधा के कदमों में बैठ गया था और उससे रो रो कर अपने पापों की माफी मांगा था। राधा ने भी मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया था और माफ कर दिया। तो मैं अपनी माँ के पास लिपट गया था और पापा से कहने लगा कि आज मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ। वह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफर ढूंढी है। अब मुझे राधा की सांवली रंगत चांदनी जैसी मालूम हो रही थी। लोग कहते हैं इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों के रंग भरे जाते हैं। अब मेरी शादी को 11 साल हो गए थे और मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं। वह भी अब 10 साल के हैं, क्योंकि जब मैं जेल गया था राधा तब प्रेग्नेंट थी। आज मेरे बच्चे भी मुझे देखकर मुझसे लिपट गए थे। राधा ने कभी भी बच्चों से मेरी बुराई नहीं की थी, बल्कि उनकी नजरों में मुझे एक अच्छा पापा ही साबित किया था। आज मेरा राधा के साथ सुखी पूर्वक जीवन बीत रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।